आपको लगता है कि वो कहीं पीछे रह जाएंगे रेस में क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का? ऐसा नहीं कभी भी सोचना चाहिए कि आई एम एट अ डिसएडवांटेज और एनीथिंग, क्योंकि आप अगर ऐसे नेगेटिव थॉट्स लेके चलोगे तो आप अपना बेस्ट दे नहीं पाओगे इन एनी केस। बट स्टिल, व्हाट वर जी। द फ्यू प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग दिस एग्जाम? इंटरव्यू कैसा रहा आपका? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक था, बट अभी वो मार्क्स आए नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता है कि क्या किस बेसिस पे वो मार्क्स देने वाले हैं। Anything that you want to add from your side before we end the session? So my suggestion to the aspirants would be to first of all identify their weak areas, because कोई एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं करता। तो आपका क्या वीक टॉपिक्स है उस पे आप काम करो, एंड देन फेज टू में एज आई सेड की प्रैक्टिस, एंड along with practice I feel value addition is very important. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज मेरे साथ हैं इरडाई ग्रेड ए 2024 ऑफिसर तजिंदर कौर गुरोवर। वेलकम टू द चैनल तजिंदर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me. And we all are very happy to have you today. Not only because you are a newly selected officer and you have spared time to discuss your success story with us, but also हियरिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, जो मैं तो सुन चुकी हूँ, अब सारे बच्चों को भी हम बताएंगे जो आपकी ये स्टोरी है एक्चुअली स्ट्रगल से सक्सेस तक कैसे पहुंची। तो थोड़ा सा जी। इंट्रोडक्शन मैं क्विकली आपके बारे में दे देती हूँ टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर। तेजिंदर, हमारे साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जुड़ते हैं इस चैनल पे, दे आर एस्पिरेंट्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज मेजरली, जैसे आरबीआई, नाबार्ड, इरडाई, सेबी का एग्जामिनेशन, ये सब बच्चे। जी। तो इन लोगों के लिए आप जैसे कैंडिडेट्स को देखना जो भी सिलेक्ट हुए हैं, वो काफी मोटिवेशनल होता है बिकॉज दे कैन रिलेट देमसेल्व्स विद यू। तो लेकिन एक चीज और है कि ये जो कहना कि रेगुलेटरी बॉडीज के कैंडिडेट्स हैं, ये आप भी जानते हो कि हम्म। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी कम है ऐसे, इन कंपैरिजन टू बैंक जी। के एस्पिरेंट्स या यूपीएससी के या एसएससी के। तो हाउ हम्म। डिड यू बिकम इरडाई का एस्पिरेंट, या आपने कैसे पेपर दिया, क्योंकि ये एग्जाम तो वैसे ही बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता है? जी। जी। So, ma'am, I completed my graduation in 2022, and since then I was preparing for UPSC only. So, but after failing this year's prelims, I was quite devastated, and then I decided to explore other options because UPSC is a very long and very unpredictable exam. So that's how I came across the regulatory body examinations. So initially, I got to know about RBI and NABARD. हम्म। RBI, though I was not at all feeling prepared this year because of the point. NABARD, I took that only with 15 to 20 days of preparation, and I could not clear the. I guess I might not have cleared GA cutoff, but I was still feeling that on the basis of 15 to 20 days preparation, I've done quite well. And then IIDI notification came out, so I read about the job profile and everything, and I found it quite interesting. And the insurance sector also, as it impacts the lives of so many people. And I also saw it as a good opportunity for me to have some exposure and personal growth also. Yeah. तो बेसिकली 2022 में आप ग्रेजुएट हुई एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। पेपर नहीं Yes. निकला, आपने मुझे बताया दैट दिस ईयर प्री भी नहीं हुआ था, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो उसमें हाँ तो लगता ही है इतने, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस जी। है एग्जामिनेशन का। तो अभी जब आप सिलेक्टेड हो इंश्योरेंस रेगुलेटर में, ऑफिसर की तरह हम्म। सिलेक्टेड हो, तो ऐसा लगता है कि यार काश पहले दे दिया होता ये पेपर, या ऐसा लगता है कि नहीं उस प्रिपरेशन की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ? आपके मन में ऐसा क्या चलता है, वो जानना चाहती हूँ। बिल्कुल उस प्रिपरेशन की वजह से ही हो, मुझे तो लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज बेस हो जाता है यूपीएससी से। राइटिंग प्रैक्टिस, ये वाला पेन एंड पेपर बेस्ड था पेपर, तो उससे काफी हेल्प मिली मुझे। और पहले तो मुझे पता नहीं था, इसी साल मैंने देखा थोड़ा और क्या क्या होता है यूपीएससी के अलावा, पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था पिछले साल तक।
और इरिडाई में जैसे आपने कहा कि आपको हेल्प मिली हम्म, आंसर राइटिंग में, बिकॉज हियर क्वेश्चंस जी। आर ऑन द कंप्यूटर लेकिन लिखने आपको पेन पेपर मोड में होते हैं। हाँ। तो एक वो चीज भी आई वुड से आपकी फेवर में रही, क्योंकि मैं बहुत सारे यूपीएससी कैंडिडेट्स को देखती हूँ जब वो आरबीआई देने जाते हैं तो वहाँ टाइपिंग जी। है एक्चुअली फेज टू में, कंप्यूटर पे ही आपको टाइप जी। करना है। रिडाई शायद आपको थोड़ा सा फेवर भी कर गया क्योंकि अच्छी आपको प्रैक्टिस रही होगी, हाँ। लाइक लिखने की पेन पेपर से। और जी, काफी ज्यादा मैंने मेंस के लिए प्रैक्टिस किया था, टेस्ट भी दिए थे यूपीएससी के लिए। हम्म। और एक एक मोमेंटम बन जाता है जब हम आंसर्स लिखते रहते हैं, एक स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाता है कि पहले इंट्रोडक्शन एंड देन, क्योंकि कॉलेज और स्कूल के एग्जाम से काफी डिफरेंट होती है आंसर राइटिंग कंपेटिटिव एग्जाम्स का। हम्म। तो पॉइंट्स लिखना, डिफरेंट डायमेंशंस, एग्जाम्पल्स, डेटा पॉइंट्स वगैरह इंक्लूड करना एंड अपनी नॉलेज को लिंक करना टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। So that was something I was very familiar with. तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्प किया। लेकिन ना इससे एक और क्वेश्चन आएगा जो बहुत, मैं तो मेंटोर हूँ, मैं तो पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मेरे पास तो ये हम्म। बहुत आता है। वो ये है कि मैम, अब तेजिंदर मैम का तो एक्सपीरियंस था आंसर राइटिंग का, इसलिए उन्होंने हम्म। क्रेडिट दिया, उसमें हेल्प मिला। तो आप बताओ तेजिंदर कि अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है, बीए बी कॉम एनी एनी ग्रेजुएशन उन्होंने की है, एंड दे डिसाइड टू टेक दिस एग्जामिनेशन, इरिडाई का या Yeah. आरबीआई का, तो आपको लगता है कि वो कहीं पीछे रह जाएंगे रेस में क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, या ऐसा नहीं मैटर करता? लाइक योर ऑनेस्ट थॉट्स ऑन द सेम। आई थिंक कि ऐसा नहीं कभी भी सोचना चाहिए कि आई एम एट अ डिसएडवांटेज और एनीथिंग, क्योंकि आप अगर ऐसे नेगेटिव थॉट्स लेके चलोगे तो आप अपना बेस्ट दे नहीं पाओगे इन एनी केस। तो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू बिलीव कि जो भी आपके पास टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। और आपको इसके, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो स्क्रैच से, तो ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज कोई नॉलेज बेस या प्रैक्टिस नहीं है। बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, और अगर वो टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, रिविजन एंड प्रैक्टिस करोगे, तो यू कैन डेफिनेटली मेक इट, या फिर आपको आगे भी हेल्प आ सकता है। ठीक है, वेरी वेल सेड। यही यही आई थिंक मोटिवेशन है जो बच्चे सीख करने आते हैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज में। तो एक और चीज है जिसके लिए बच्चे जो सुनते हैं और फिर रिलेट करते हैं, तो वो जो एक कहता है ना कि मैं रिलेट तभी कर पाऊंगी जब कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं एस्पिरेंट्स को, आप भी बता पाएंगे कि ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन आईआरडीए के एग्जाम में, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस आपको अलग से पढ़ना पड़ा, ऑल्दो ईएसआई वाला जो पार्ट था वो फिर भी कहीं आपने पढ़ा हुआ था, बट स्टिल व्हाट वर जी। द फ्यू प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग दिस एग्जाम, specific to this exam, and how did you overcome those problems? तो मुझे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेज वन में ही थी, बिकॉज क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन वाज अ चैलेंज फॉर मी। In fact, some of the topics in reasoning like puzzles वगैरह तो I had no idea about। और उसमें मेरे को कम 10-10 मिनट भी लग जाते थे, एंड पेपर में भी मैं वो छोड़ कर ही आई पजल। तो सबका कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं। तो मेरे लिए इट वाज क्वांट एंड रीजनिंग दैट वाज द बिगर चैलेंज। तो उस पे मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया, टेस्ट दिए, कॉन्सेप्ट समझे थ्रू वीडियोस, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के टेस्ट लगाए। इनफैक्ट आई गेस फेज वन में तो आई वुड हैव टेकन लाइक मोर देन 30 मॉक टेस्ट। एंड देन फेज टू में भी इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट वर टोटली न्यू टू मी। मैनेजमेंट का भी कोई, कई लोग जो आरबीआई वगैरह का करते हैं तो उनको कुछ आइडिया होता है, बट आई हैड नो आइडिया अबाउट मैनेजमेंट ऑल्सो। So I started right after the phase one. I didn't waste any time. I started with the topics of insurance and management only. Yeah. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे जो आपने यहाँ पे बताया कि फेज वन में मॉक्स लेना इज रियली गोइंग टू हेल्प। Yes. इनफैक्ट और भी बहुत कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये शेयर किया है दैट दे हैव टेकन मल्टीपल मॉक्स और उस मॉक्स के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग किया, तो आई थिंक दिस शुड बी नोटेड। Hmm. जो बच्चे पजल रहते हैं ना कि Definitely. पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो यूट्यूब से, बस सॉल्व करते रहो, उसकी बजाय यू शुड फोकस ऑन, देख लो वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बट देन फोकस ऑन सॉल्विंग। जैसे आपने बताया 30 Yes, मॉक, ma'am. बहुत अच्छा नंबर है ये मॉक टेस्ट का जो आपने। एंड वो स्पीड में तो हेल्प करता है, आपकी स्पीड वगैरह इंप्रूव होती है, आपका स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हम्म। स्पेशली इसमें क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। हम्म। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही टाइम एलोकेट करना है, कौन सा सेक्शन आप पहले सॉल्व करोगे और किस ऑर्डर में क्या छोड़ोगे बात के लिए। वो सब हम्म। मॉक से ही समझ में आता है धीरे धीरे। हम्म।
ठीक है। फेज वन में मॉक्स आपके हेल्प किए, एंड फिर इंश्योरेंस मैनेजमेंट जैसे आपने कहा, दे वर न्यू टू यू एज वेल। तो हाँ। पढ़ते, एंड आफ्टर फेज वन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तो उसमें नहीं यस। हर्डल्स आए कि ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बच्चे तो हार मान जाते हैं कि इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा मुझसे। हाँ, ऐसा मैंने ऐसा नेगेटिव नहीं सोचा था। मेरा बस ये था कि करना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो नोट्स मुझे जो मैंने ज्वाइन किया था किसी और कोचिंग का, तो उसके नोट्स से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और बहुत ज्यादा रीडिंग पे फोकस नहीं था। हम्म। मतलब कि एक दो बार पढ़ के सीधा आंसर प्रैक्टिस करना है और फिर आंसर को इवैल्यूएट करना है थ्रू द जो बेसिक सोर्स मैं यूज कर रही हूँ। तो हम्म। मुझे लगता है कि बार बार 10-15 बार रिवाइज करने से बेटर है कि आप तुरंत आंसर लिखो, दो दो रिवीजन के बाद, एंड देन उसको इवैल्यूएट करो, तो वो ज्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाते हो इन्फॉर्मेशन। जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो कि ये ऐड कर लेना चाहिए था, या ऐसे और इम्प्रूव हो जाता आंसर। तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट राइटिंग अर्ली, क्योंकि आप जब भी स्टार्ट करोगे, अगर आप 5 रिवीजन के बाद भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप गंदा आंसर ही लिखोगे पहले। हम्म। तो इससे अच्छा बेटर है कि जल्दी आप स्टार्ट करो। बिल्कुल, तो डरने की बजाय कि मुझे आता नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, लिखना हाँ। शुरू करो। प्रैक्टिस विल गिव जी। यू कॉन्फिडेंस। तो आपकी डेफिनेटली। आपकी बातों में ना तजिंदर ऐसे लग रहा है कि वो, मैंने देखे हैं बच्चे ऐसे, वो यूपीएससी के घायल कहते हैं जिनको, कि बस अब मुझे कोई डर नहीं है, ये नहीं हुआ तो बस अब मुझे करना ही है जो भी आ जाए। तो दैट मोटिवेशन जो थी, हाँ। मुझे लगता है आपके मन में थी। हाँ। बिल्कुल है ना। जी, और मैं काफी पॉजिटिव थी ये वाला। इस बार मैंने लाइक मेड इट अ पॉइंट कि पॉजिटिव ही रहना, नेगेटिव कुछ सोचना ही नहीं है। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है गाइस, कि ऐसा हम्म। जरूरी नहीं है कि आप फेलियर्स के बाद ही पॉजिटिव हो जाओ। आप यहाँ मैम को सुन सकते हो, आप शुरू में ही अगर पॉजिटिव रहोगे, वैसे ही हाँ। नेचुरल प्रोसेस है, ये पॉजिटिविटी कभी बाहर से एनफोर्स जी। नहीं की जा सकती। वो एक पॉइंट आता है हाँ। कि शायद जब आप बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो, बड़े डार्क थॉट से गुजरते हो, तो उसके बाद अपने आप वो पॉजिटिविटी अंदर से आती है। जी। बट स्टिल यू शुड ट्राई, कि शुरू में ही अच्छा सोचो कि नहीं हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। हाँ, और क्योंकि आपको। अगर आप नेगेटिव भी सोचोगे तो उससे कुछ हेल्प तो होगा नहीं आपको। और हम्म। ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। हम्म। तो इट्स बेटर कि पॉजिटिव हो। तो आपने फिर कितने नंबर ऑफ आवर्स, लाइक आप पढ़ाई करते थे? ये क्वेश्चन मुझे पता है काफी सुपरफिशियल लगता है जी। सुनने में, लेकिन क्योंकि जी। बच्चों को ऐसा लगता है ना कि 8 घंटे या 10 घंटे या 6 घंटे मुझे पढ़ना ही है। तो अगर आप एक फिर भी एक सो दैट स्टूडेंट्स कैन मेक देयर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली, अगर आप थोड़ा इस जी। पे बताओ। और तो मेरा तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स हो ही जाता था, बिकॉज आई वॉज फुल टाइम एस्पिरेंट। हाँ। तो या बट बहुत ज्यादा ज्यादा फोकस होता था कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। लाइक अगर मैंने सोचा है कि आज इतने चैप्टर्स करने हैं, तो वो अगर कभी जल्दी हो गया तो थोड़ा कम पढ़ लिया। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। बट ओवरऑल आई थिंक ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं होता है कि आप इतने घंटे पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। इट्स मोर अबाउट कवरिंग द सिलेबस और टू स्टे टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। एंड प्रैक्टिस, एज यू सेड, कि पढ़ते चलो एंड और पहले दिन प्रैक्टिस। से प्रैक्टिस करते चलो, जैसे आपने कहा। हाँ। ठीक है। और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक था। बट अभी वो मार्क्स आए नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता है कि क्या किस बेसिस पे वो मार्क्स देने वाले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस वाज गुड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर क्वाइट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। लाइक मेरे बैकग्राउंड से सोशियोलॉजी से था, एंड देन कुछ सिखिज्म का श्राइन वगैरह का पूछा था। इंश्योरेंस से भी थे, और कुछ सिचुएशन बेस्ड भी थे कि आप सपोज आप इस पोजीशन में हो, आपको कोई पॉलिसी सेल करनी है एंड ऑल दैट, वो भी था। हम्म। तो कैन यू टेल अस फ्यू क्वेश्चंस लाइक फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि वो आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए रिलेवेंट होगा, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हाँ हैं जी। बच्चे। और जी, तो एक तो था कि इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स पूछे थे मुझे, कि कुछ भी दो चार इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो वो बताओ। तो वो मैंने बताए। उसके बाद देयर वाज अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन इंश्योरेबल इंटरेस्ट दैट आई हैड मेंशन।
तो उस पे एक लाइक सिचुएशन बेस्ड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन था कि सपोज देयर इज अ वुमन हु इज नॉट अर्निंग but she wants to purchase a life insurance policy of 50 lakh rupees, and her husband will pay the premium, but her husband is not purchasing the policy for himself. तो आपके पास authority है to sell the policy. So first they asked me कि do you think that this woman has an insurable interest because she is not earning? And then they asked, would you sell that policy and all, this type of question. And then another question was on government schemes related to insurance. And इतना ही था इंश्योरेंस से, तो बाकी प्रोफाइल बेस्ड था। ठीक है। तो बेसिकली इंटरव्यू में भी आपको एक डिसेंट प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि जो पढ़ चुके हो सिलेबस वो काम आएगा, अपना खुद का बैकग्राउंड हाँ। है, खुद का वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है। इट इज मोर, डू यू ऑल्सो फील इट इज मोर अबाउट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ देयर, या टेक्निकल नॉलेज मैटर करने वाली है? प्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली मैटर करता है, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे बात कर रहे हो, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट, इफ यू आर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द बोर्ड मेंबर्स, तो वो तो एक बेसिक फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है ही। बट अदर देन दैट आई फील कि अपना जो जो आपका डाफ है उसको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही बता रहे थे कि मोस्टली प्रोफाइल बेस्ड ही था। तो जो हम्म। आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स किए हैं उसको भी रिवाइज करो, और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर लिखा है, जैसे मेरा स्पोर्ट्स का था, तो उससे भी एक क्वेश्चन था कि आपका हु इज द रनिंग आइडल फॉर यू। और इंश्योरेंस का जो बेसिक मेंस में पढ़ा था वो रिवाइज कर सकते हैं, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स का ध्यान रख सकते हैं। और न्यूज़पेपर रीडिंग कितना रेलेवेंट मानते हो आप इस एग्जाम के लिए? तो कमिंग टू करंट अफेयर्स, फेज वन में इट इज वेरी रेलिवेंट टू कवर लास्ट 3 to 4 months का जीए, करंट अफेयर्स फॉर जीए। इट्स मेनली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ओनली, द जनरल सेक्शन। And for phase two, I did not cover too much of current affairs, and the questions were also mostly static और एक दो schemes related तो phase two में उतना ज़्यादा आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है। एंड देन इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा बहुत लाइक इकोनॉमिक सर्वे आया था उसी टाइम पे, बजट आया था, तो उससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कि आपको इतना न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, इतने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। जो रिक्वायर्ड नो है नो। उतना पढ़ लो तो चल जाएगा, है ना? हाँ जी। ठीक है। तो देखो, अभी आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि अच्छे से मेहनत करके जाओ, अब तैयारी करो और आपका पेपर निकल सकता है, बिकॉज दैट इज, आई थिंक, रीजन है जो आपकी खुद की पॉजिटिविटी है। ठीक है। या डेफिनेटली। लेकिन देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं आउट देयर, दोज हु हैव अपीयर्ड इन आरबीआई में, नाबार्ड में, सेपी में, एंड दे आर नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि उनको तो ये हम्म। लगता है कि मैं तो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, फिर से आरबीआई में अपीयर करना है, फिर से नाबार्ड में करना है, तो बहुत ही वो एक साइकिल बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? चाहे वो आपकी कोई मोटिवेशन हो सकती है, या प्रैक्टिकल भी आप बात कर सकते हो कि क्यों ये जॉब अच्छी हम्म। है, यू शुड रन बिहाइंड दिस, ऐसा जो भी आपको ठीक लगे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो, नॉट जस्ट यूपीएससी, द कंपटीशन इज कट थ्रोट एंड द सक्सेस रेट उतना ही है, 0.1% ही है। इवन इफ लेस कैंडिडेट्स आर अपियरिंग, वैकेंसीज आर ऑल्सो लेस। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप कर रहे हो तो साथ में और भी एग्जाम्स देते जाओ, जो भी आपका पहले के एग्जाम का नॉलेज है वो यूटिलाइज होगा कहीं ना कहीं। एंड अपना, अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक टारगेट है ही कि यही करना है, तो वो भी आप बाद में कर सकते हो, बट अभी तो सारा ट्राई करते रहो जो भी हो रहा है, एंड अपनी मिस्टेक्स, अपना शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करो एंड देन वर्क ऑन दैट। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। हम्म। ठीक है। अब थोड़े से बस लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने इंटरव्यू की तैयारी डिस्कस कर ली, या क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, तो आपने जैसे मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, हमारे साथ भी दिया था, और यू सेड आपने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए, तो आपको लगता है कि वो काम आया आपके? स्टूडेंट्स को देने चाहिए मॉक इंटरव्यूज, या रॉ जाएं बिना प्रिपरेशन के तब भी चल जाएगा? नहीं, आई मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था, आई फील कि मॉक इंटरव्यूज से एक आपका एक आइडिया लग जाता है क्या पूछने वाले हैं। मेरा
many candidates जिनको होगा work experience and they might not be feeling the need, but I feel it's always safe to take a couple of at least mock interviews. और मुझे काफी हेल्पफुल था क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली दे वर आस्क्ड फ्रॉम द मॉक इंटरव्यू ओनली, लाइक फ्रॉम द सोशियोलॉजी बैकग्राउंड. There were question of संस्कृताइजेशन एंड सम स्कॉलर्स जो मॉक में भी मुझसे पूछे थे. एंड देन मेरी यूनिवर्सिटी का नाम रानी दुर्गावती था, तो वो भी मॉक में भी पूछा था, रियल इंटरव्यू में भी पूछा था. तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है मॉक इंटरव्यूज में, कॉन्फिडेंस भी आता है. तो वही आपकी जस्ट शुरू से अगर मैं देखूँ तो आपने बताया फेज 1 में मॉक्स करने हैं, फिर फेज 2 में आंसर हाँ. राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड देन इंटरव्यू के लिए भी हाँ. मॉक्स दे दो, तो प्रैक्टिस एट एवरी स्टेज इज रिक्वायर्ड। यस. प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. इनफैक्ट फेज टू में भी मैंने लाइक सारे पेपर्स के लिए 5 फुल लेंथ भी दिए थे. अच्छा, टोटल 15 थे. तो अच्छे खासे बेसिकली आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हुए हैं। हाँ. क्योंकि ठीक है। केवल रिवीजन से आप भूल जाते हो जब तक आपने लिखा नहीं. So that is a point that you should keep in mind. एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर बोथ, लाइक ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, दोनों के लिए ये सेम है, क्योंकि Yes. ऑब्जेक्टिव में भी कितना ही हाँ. याद रख लोगे, देख के भी तभी याद आएगा, हम्म. टिक किए होंगे, प्रैक्टिस होगी। हाँ, जितना बार और उसका आंसर रिवाइज किया है जो दिया होता है मॉडल आंसर. हम्म। ठीक है। तो मुझे तो बस यही, एक मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे यही आपके साथ डिस्कस करना था। बाकी जो कैंडिडेट्स ये वीडियोस देखेंगे, इफ दे गेट एनी क्वेश्चन दे कैन कमेंट बिलो, वो यहाँ डाल सकते हैं क्वेश्चन। ओके. वी वुड बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू तजिंदर मैम, कि आप हमें ये वाले क्वेश्चंस और आ गए हैं, अगर हो सके एक और सेशन लीजिए, या आप रिप्लाई भी कर सकते हो वीडियो में आपको जब लिंक भेजूंगी, सो दैट यू नो ओके. एक डायरेक्टली वो एक, काफी बच्चे होंगे जो जानना चाहेंगे मैम ये रह गया ये रह गया, तो हमें पता चल जाएगा उस तरह के क्वेश्चंस। Yes, ma'am. Surely I'll reply ठीक to है। the comment. एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड बिफोर वी एंड द सेशन? So my suggestion to the aspirants would be to first of all identify their weak areas, because कोई एक strategy सबके लिए काम नहीं करता. तो आपका क्या वीक टॉपिक्स है उस पे आप काम करो. एंड देन फेज टू में एज आई सेड की प्रैक्टिस, एंड अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस आई फील वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्योंकि जेनरिक आंसर्स तो सबको आइडिया होता ही है, तो आप डेटा पॉइंट्स एग्जाम्पल्स वगैरह कलेक्ट करो. अगर आपको जीए में इनफैक्ट जब आप फेज वन का भी कर रहे हो और अगर कुछ ऐसा रेलिवेंट मिल जाता है जो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल्स में, या कोई अच्छी पॉलिसी आई है, कोई स्कीम आई है, तो दैट रियली एनहांसेस योर आंसर. एंड apart from that, practice and believe in yourself and have faith in God. That will really help. वंडरफुल। तो एक बहुत ही पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिन्होंने काफी मेहनत की है और आज वो वेल डिजर्व स्पॉट पे पहुंच चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन, फिर से एक बार आपका यहाँ पे आने के लिए। Thank you so much, ma'am. It was a pleasure. एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एंटायर अड्डा टीम, ऑल द फैकल्टीज, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन। एंड हम चाहते हैं आप बहुत अच्छी ऑफिसर बने। Sure, sure. ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much.